आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज हम प्रकाश की कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के गुणों में दो गुणों की चर्चा की है, जिसपे एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। परावर्तन के सिद्धांत पर हमने दर्पण गोलीय दर्पण पढ़ा और अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस पढ़ा। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम हर वीडियो में करते आए हैं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे। आज हम इसी परावर्तन और अपवर्तन की घटना को एक साथ देखेंगे और एक नए गुण प्रकाश का देखेंगे, वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसलिए, या ये गुण जो है प्रकाश का, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम पूरे विश्व में जिस इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसके पीछे इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? देखिए, यह है एक परावर्तक सतह। हमने देखा है परावर्तक सतह ऐसी सतह जहां से प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा पाती, यानी कि कोई भी प्रकाश किरण अगर इस पर आएगी, आपतित होगी, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। परंतु ये परावर्तक सतह के जगह पर अपवर्तक सतह, ऐसे सिचुएशन में प्रकाश किरण परावर्तित ना होकर के अपवर्तित हो जाएगी। अब देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में ये दोनों एक साथ कैसे यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाई, ये मान लीजिए ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का माध्यम विरल है ना, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ऐसे में कोई लाइट रेज, प्रकाश किरण जब आपतित होगी इस सतह पर, ये सतह कैसा है? अपवर्तक सतह है ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस है भाई, तभी है ना ऊपर नीचे सघन और नीचे विरल की बात चल रही है, इसको पार करना है इसको। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपतित किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अपने विलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण से थोड़ा सा कम रहता है, छोटा रहता है। ठीक है। अब यदि हम आपतित किरण को थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं, है ना, अभिलंब से थोड़ा दूर और कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका अपवर्तित किरण थोड़ा ऊपर चला जाएगा। यदि हम आपतित किरण थोड़ा और नीचे करेंगे, अपवर्तित किरण थोड़ा और ऊपर जाएगा, है ना, और नीचे करेंगे थोड़ा और ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम को देख करके कि जैसे जैसे हमारा आपतित किरण नीचे आ रहा है, वैसे वैसे अपवर्तित किरण भी ऊपर जा रहा है। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर से शुरू होता है टर्न। यहां से अब बदलाव देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए भाई कि अब हम लोग यदि आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाते हैं या आपतित किरण को थोड़ा और नीचे झुकाते हैं, तो ऐसे में अपवर्तित किरण आपके अपवर्तक सतह के ऊपर संपाती हो जाती है। इट विल सुपर इम्पोज, टोटली सुपर इम्पोज दी, है ना, रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब ऐसे सिचुएशन को अब एक नए तरीके से परिभाषित किया जाएगा। कैसे? देखिए भाई, यहाँ पर यह कहा जाएगा कि आपतन कोण का वह मान, है ना, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री हो जाता है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देखिए, सुपर इम्पोज है एक दूसरे से। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे में आपतन कोण को आपतन कोण नहीं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब हम लोग इस आई को, एंगल ऑफ आई को एंगल ऑफ आई, है ना, सी आई लिखेंगे, क्रांतिक कोण बनाएंगे। अब यहां से यदि एक बार और या थोड़ा सा और नीचे बढ़ा दिया जाए, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, या अपवर्तित किरण थोड़ा और नीचे आए, तो अब अपवर्तन की घटना नहीं होगी, जबकि हो जाएगी क्या? परावर्तन की घटना। आप समझ रहे हैं? आपतन कोण का वह मान या आपतन कोण जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो अपवर्तन के जगह परावर्तन की घटना होती है, और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। इनके लिए दो शर्तें हैं जिसको हम आगे देखिए। चलिए, है ना, यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, यहाँ पर आपका एक माध्यम लेते हैं जिसमें हवा या कोई भी चीज जिसके, है ना, सघनता से विरलता की ओर अलग अलग लेयर बन गया हो। सपोज ये देखिए, नीचे का माध्यम जो है, यहाँ पर सघनता कम है और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे, है ना, सघनता बढ़ते जा रहा है। मतलब ये है कि नीचे पानी है, ऊपर आपका, है ना,
कांच है ना, उसके ऊपर और जो है डेंसर मीडियम जो ऐसे चलता चला जा रहा है कि हवा पानी कांच ऐसे, तो ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल है। ऐसे में कोई भी आपतित किरण जब इसके पहले सघन माध्यम से टकराएगी तो वो है ना अपने अभिलंब से दूर हटके अपवर्तित होगी, है ना, रिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा दूर हटके होगा। अगले लेयर में थोड़ा और दूर हटेगा, इसके बाद वाले लेयर में थोड़ा और दूर हटेगा। मतलब आप देखते जाइए, कुल मिलाकर के अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे अपवर्त है ना, ये रहा आपका अपवर्तन कोण, और नीचे की ओर जो है वो सब में कैसा रहेगा आपका अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो हर में देखिएगा अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है, समझ रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है। अब हम ऊपर के सारे लेयर को हटा देते हैं, नीचे वाले लेयर पे डिस्कस करेंगे। नीचे वाला लेयर में अब आपतन कोण का मान इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उस मान को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। चलिए नीचे वाले लेयर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पर ये जो आपकी आपतित किरण जो रही होगी, इसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया है। अब इसी कारण से अब ये अपवर्तित नहीं होगी, मतलब नीचे वाले लेयर पे और नहीं जाएगी, बल्कि इसी लेयर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कौन सी घटना हो जाएगी, पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। इतना बड़ा सूत्र मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बचपन से हमने है ना पढ़ते आए हैं, खासकर 10th क्लास में हमने पढ़ा है। वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं पूर्णांतिक परावर्तन की घटना को। तो दो शर्तें इसके लिए होती है। पहली शर्त ये कि आपका प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल माध्यम में आता हो। दूसरा, आपका जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें होती है जिसके कारण पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इसका एक उदाहरण देखते हैं जिसको हम लोग मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका को इंग्लिश में दो शब्दों में जानते हैं, एक मिराज और लूमिंग। तो कब हम इसे मिराज कहेंगे और कब हम इसे लूमिंग कहेंगे, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए अगर हम लोग गर्म प्रदेशों की बात करें, जनरली हम अपने आसपास देखते हैं गर्मी के दिनों में, आप देख रहे हो कि इस सड़क पर ये कार जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कार की परछाई नीचे सड़क पर बनी कि ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई पानी गिरा हुआ होगा, लेकिन वास्तव में जब वहाँ पर जाके देखेंगे पानी गायब रहता है। तो वो बनता कैसे, वो पानी का आभास कैसे होता है, वो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना से समझते हैं। चलिए भाई देखते हैं, आगे बढ़िए। ये आपका है ना जमीन का धरातल है, ग्रीन कलर में आप समझ रहे हैं, और सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये धरातल हो जाता है गर्म, और गर्म होने के कारण नीचे जो इसके संपर्क में जो हवा होगी वो हवा गर्म होकर के हल्की हो जाएगी और उड़ते 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 कहीं ऊपर चली जाएगी। ठीक, इस प्रकार से जमीन के सतह पर गर्मी के दिनों में हवा की सघनता उतनी नहीं रहती, नीचे हवा गायब रहता है, लगभग कम रहता है, जबकि पूरी हवा गर्म होकर कहाँ चले गई है, ऊपर चले गई है। ऐसे में ऊपर की हवा जो होती है वो सघन होती है, जबकि नीचे धरातल की हवा जो है विरल हो जाती है। आप समझ रहे हैं, ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम विरल होता है। अब ऐसे में आप मरीचिका की घटना को कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं भाई। ये रहा आपका सरफेस और ये एक पेड़ है। अब हम गर्मी के दिनों में हैं, तो गर्मी के दिनों में हवा है ना जो होती है वो अलग अलग लेयर में बढ़ जाती है, जिसमें सबसे ऊपर जो गर्म हवाओं का पूरा सघनता है, इसलिए माध्यम सघन है और नीचे विरल है, हवा कम है। ऐसे में पेड़ से निकलने वाली आपतित किरणें हर लेयर से इस प्रकार से गुजरती हैं कि प्रत्येक बार उसका अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपके अपवर्तन कोण का मान, रिफ्रैक्टिव एंगल का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, और वो सबसे निचले लेयर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है। और जब हम उसी है ना रिफ्लेक्टिव रेस को, परावर्तित किरण को या अपवर्तित किरण बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपवर्तित होती आ रही है सारी लेयर से, जब पीछे पलट के देखते हैं, है ना, ये हर लेयर में अपवर्तन की घटना हो रही है भाई। केवल नीचे के लेयर में, सबसे नीचे लेयर में ही क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। हर लेयर में अपवर्तन हो रहा है, लेकिन सबसे नीचे वाले लेयर में ही परावर्तन हो रहा है, जहां से प्रकाश किरण क्या हो गई, लौट के सीधा हमारे आंखों पे पड़ गई। तो भाई इसी अपवर्तित किरण को जब हम लोग पीछे हटा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण या कहाँ से, पेड़ कहाँ पर उसका परछाई बन रहा है, पेड़ के ठीक नीचे। ऐसा लगता है जैसे जमीन में क्या पड़ा होगा, पानी गिरा हुआ होगा, है ना।
लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो पानी रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई गर्मी का असर है, गर्मी के कारण हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं गर्म प्रदेशों की मरीचिका, या अंग्रेजी में इसी को मिराज कहते हैं। चलिए इसी का उल्टा हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। उल्टा देख लेते हैं भाई, ठंडे प्रदेशों में कैसे होता है। तो ठंडे प्रदेशों में हम लोग शाम के समय अक्सर या सुबह सुबह के समय हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, समुद्र में। तो जो पानी का जहाज होता है, जब हम लोग तट पे खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं, तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि पूरे हवा में नमी के कारण जो होता है वो हवा भारी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो जब हवा नीचे बैठ जाएगा भारी होने के कारण या नमी के कारण, तो नीचे की सघनता ज़्यादा होती है, ऊपर विरल माध्यम हो जाता है। ऐसे में जहाज से है ना निकलने वाली जो है आपतित किरणें प्रत्येक लेयर को ऐसे पार करती है कि अपवर्तन कोण का मान हर लेयर में है ना आपतन कोण से बढ़ता चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा और वो आपतन के बजाय परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आती है। ऐसे में इस अपवर्तित किरण को पीछे भगाएंगे तो लगेगा कि हमारा जहाज कहाँ उल्टा लटका हुआ है आसमान में। ये ऐसे तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, है ना। एकदम स्पष्ट इमेज दिखाई नहीं देगा, है ना। कई फोटोज आप देख सकते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। जैसे ये देखिए दूर कहीं जहाज जा रहा है और जहाज के ऊपर उसका एक परछाई दिख रहा है उल्टा। तो ये उल्टा है, ये जो बनता है इसको बोलते हैं लूमिंग। अब इसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगा, देखिए इस जहाज के ठीक ऊपर है ना इसी की परछाई दिखाई दे रही, जैसे उसमें कोई मिरर रख दिया गया हो। तो ये कहलाता है ठंडे प्रदेशों में लूमिंग। ठीक, तो आपने दो कंडीशंस देखे हैं, दो बेहतरीन उदाहरण देखे हैं इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। मरीचिका के नाम से, जिसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक गर्म प्रदेशों की मरीचिका जिसको हम अंग्रेजी में मिराज कहते हैं, और दूसरा ठंडे प्रदेशों की मरीचिका जिसको हम अंग्रेजी में लूमिंग कहते हैं। तो भाई दोनों के आप चित्र देख चुके हैं। अब दोनों में एक ही अंतर है। क्या अंतर है कि दोनों में ही प्रतिबिंब जो होता है ना, उल्टा बनता है। आपके गर्म प्रदेशों में नीचे बनेगा और ठंडे प्रदेशों में वस्तु के ऊपर बनेगा, बस। अब इसके अलावा कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां पे हमको समझ में आ जाएगा कि और कौन कौन से उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है। तो हमने परावर्तन के सिद्धांत पर दर्पण देखा था, अपवर्तन के सिद्धांत पर लेंस देखा था, है ना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो कि चर्चे में है अभी, समुद्र में जो भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, उसका हमने एक वीडियो भी बनाया था बीच में कि मोदी जी ने जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप में कैसे इंटरनेट की सुविधा को मुहैया करवाया है, उसके बारे में एक वीडियो भी बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। तो मरीचिका है ना, मिराज या लूमिंग है। ठीक, हीरे का चमकना ये भी है। कांच के चटका हुआ कोई भी तड़क जाता है कांच तो थोड़ा चमकीला दिखाई देता है, वो भी है। पानी में गिरी हुई परख नली भी चमकती हुई दिखाई देती है, वो भी इसी घटना के कारण होता है ना, खाली होना चाहिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी के सभी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के उदाहरण हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। अगला देखिए, उचित जोड़ी बनाइए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हर गुण से संबंधित आपको जोड़ी मिलान करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, खासकर रेलवे के CHSL वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो है ना, व्यापक में भी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सिंगल सिंगल तो पूछ लिया, लेकिन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपको है ना टेबल 1 से टेबल 2 को जोड़ना है। पहले सिद्धांत है और दूसरे तरफ आपके एग्जाम्पल है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, परावर्तन की घटना से संबंधित आपका उदाहरण है आपका दर्पण, है ना। अपवर्तन से संबंधित है लेंस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित ऑप्टिकल फाइबर है, और वन विक्षेपण यानी कि 7 रंगों में विभक्त करने वाला काम जो होता है डिस्पर्जन, वो प्रिज्म करता है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक, अच्छा, कुछ बच्चे जो पहली बार एग्जाम देते हैं वो इस तरह से जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चंस को गलत करते हैं। अक्सर टेस्ट में जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, जो टेबल 1 है वो आपके प्रश्न में सबसे ऊपर ऐसे लिखा रहेगा। टेबल 1 में जैसे हमने क ख ग लिया है, तो ये क ख ग को आप बेस बना लेना। अब क ख ग बेस बनाने के बाद आप जोड़ी बनाना। कैसे बनाना, जैसे परावर्तन से संबंधित है दर्पण, अपवर्तन से संबंधित है लेंस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका ऑप्टिकल फाइबर, है ना, वर्ण विक्षेपण से, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाशिक तंतु। इस प्रकार से आपका ये बन गया, तैयार हो गया आपका ऑप्शन C, है ना। ये आपका मैच हो रहा है, इसको आपको टिक करना है। ऐसा उल्टा सीधा करके आप कहीं भी आंसर टिक करके मत आ जाइएगा, है ना, कि
एक इधर मैच हो रहा है, एक उसमें मैच हो रहा है, दूसरे में मैच हो रहा है, ऐसा करके उसके बाद में समझ में आ रहा है कि इसमें तो चारों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत की शर्तें क्या क्या हैं? तो हमने बताया है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये दोनों ही शर्त है, यानी कि आपका ऑप्शन द केवल अ और ब सही उत्तर है। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।